हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पोल साइंस की यूनिट 3 संसदीय और अध्यादेशात्मक व्यवस्था यूके और यूएसए। इससे रिलेटेड 2 चैप्टर फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट पर में जाकर देख सकते हैं। नाउ स्टार्टेड। संसदीय और अध्यादेशात्मक व्यवस्था यूके और यूएसए। लोकतंत्र शब्द की जड़ें डेमो अर्थात लोगों से और क्रेटेन अर्थात शासन शब्द में है। लोकतंत्र शब्द का अर्थ विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों के तत्वावधान में लगातार विकसित होता रहा है। एथेनियन लोकतंत्र एक छोटे से वर्ग की सरकार थी जिसको फ्रीमैन कहा जाता था। एथेनियन लोकतंत्र एक छोटे से वर्ग की सरकार थी जिसको फ्रीमैन कहा जाता था, जिसका अर्थ था कि दासों के समय तक यहाँ लोगों के द्वारा कोई सरकार नहीं थी। जिसका अर्थ था कि दासों के समय तक यहाँ लोगों के द्वारा कोई सरकार नहीं थी और महिलाओं को भी नागरिक नहीं माना जाता था। रूसों की लोकतंत्र की अवधारणा उनकी सामान्य इच्छा की अवधारणा में निहित थी और रूसों की जो लोकतंत्र की अवधारणा थी वो सामान्य इच्छा की अवधारणा में निहित थी। धीरे धीरे 19वीं सदी के बाद में मत अधिकार के विस्तार, नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता की पुष्टि, शासकों आदि के अधिकार पर अंकुश लगाने के साथ साथ दुनिया के 193 देशों में लोकतंत्र का अर्थ विस्तारित हो गया। उनमें से ज़्यादातर उदार लोकतंत्र के रूप में काम कर रहे हैं उदार लोकतंत्र का अर्थ है जिम्मेदार सरकार की उपस्थिति, कानून का शासन। और उदार लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जिम्मेदार सरकार की उपस्थिति, कानून का शासन। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, राजनीति, जवाबदेही आदि। इसका तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र आमतौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों या राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा चलाया जाता है जो बदले में लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं उनको जवाब देना होता है बदले में लोगों के प्रति। वे नीतिगत निर्णय लेते हैं और स्थायी कार्यकारी या नौकरशाही से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। राजनीतिक कार्यकारी सरकार का शीर्ष स्तर बनता है यह देश के मामलों को निर्देशित करता है और यही देश के मामलों को भी निर्देशित करता है। नीति के निष्पादन की निगरानी करता है और नीति के निष्पादन की निगरानी भी करता है। अपने लक्ष्यों के लिए समर्थन जुटाता है और जो उसके लक्ष्य है उसके लिए भी समर्थन जुटाता है और संकट में नेतृत्व प्रदान करता है और जब संकट होता है तो उसमें नेतृत्व प्रदान करता है। राजनीतिक, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, सामाजिक संरचना आदि जैसे विभिन्न पारिस्थितिक व्यवस्था वाले देश ने लोकतंत्र के विभिन्न तरीकों को अपनाया है और राजनीतिक, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, सामाजिक संरचना आदि जैसे विभिन्न पारिस्थितिक व्यवस्था वाले देशों ने लोकतंत्र के विभिन्न तरीकों को अपनाया है। कार्यकारी और अविधि के बीच संबंध को देखते हुए लोकतांत्रिक सरकारों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और विविध के बीच संबंध देखते हुए लोकतंत्र सरकारों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सरकार का संसदीय रूप और सरकार का राष्ट्रपति रूप। 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज सरकार का संसदीय रूप और सेकेंड इज सरकार का राष्ट्रपति रूप। परमार्थिक प्रणाली
संसद फ्रेंच शब्द पार्ले जिसका अर्थ है चर्चा या बोलने से निकला है। यह एक ऐसी जगह को संदर्भित करता है जहां लोग किसी राष्ट्र के मामलों के बारे में चर्चा या विचार विमर्श करते हैं। और यह एक ऐसी जगह से निकला है जहां लोग किसी राष्ट्र के मामलों के बारे में चर्चा या विचार विमर्श करते हैं। व्यापक अर्थ में यह उन सभी राजनीतिक प्रणालियों को संदर्भित करता है जिन्हें देश को संचालित करने के लिए लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक विधानसभा मिली है। संसदीय लोकतंत्र के दो प्रकार देखे जा सकते हैं फर्स्ट इज संसदीय गणतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र। फर्स्ट इज संसदीय गणतंत्र और दूसरा संवैधानिक राजतंत्र। संसदीय गणराज्यों में मामले राज्य के प्रमुख के अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन सरकार का जो प्रमुख है वो सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। गणराज्यों के मामलों के लिए तो राज्य के प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन सरकार का जो प्रमुख है वो सीधा लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। उदाहरण के लिए भारत, जर्मनी, इटली आदि संवैधानिक राजतंत्रों के मामले में राज्य का प्रमुख राजतंत्र होता है और संवैधानिक राजतंत्रों के मामले में राज्य का जो प्रमुख है वो राजतंत्र होता है, जबकि सरकार का प्रमुख संविधान से या उसके बिना संसद से आता है और जबकि सरकार का जो प्रमुख है वो संविधान से या उसके बिना संसद से आता है। उदाहरण के लिए यूके, जापान, डेनमार्क आदि आमतौर पर बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है और आमतौर पर बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है, जो तब अपना स्वयं का मंत्रिमंडल चुनता है। और फिर वो क्या करता है, प्रधानमंत्री स्वयं अपना मंत्रिमंडल चुनता है। सत्ता में दल संसद के निचले सदन के प्रति जवाबदेह होती है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना होगा। सत्ता का जो दल संसद के निचला सदन है वो संसद के प्रति जवाबदेही होती है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना होगा। इसके विपरीत राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं और जो राष्ट्रपति प्रणाली में जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं, जो सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मंत्रियों को अपने विवेक से चुना जाता है संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संसदीय प्रणाली की विशेषताएं, फर्स्ट इज नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी। राष्ट्रपति या सम्राट नाम मात्र अर्थात डी ज्यूरिक कार्यकारी हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति या सम्राट नाम मात्र अर्थात डी ज्यूरिक कार्यकारी हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है और जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति या मोनार्क राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तो राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जो संसद के अधिकांश कार्यकारी अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री। जहां तक दोनों के बीच शक्तियों के विवरण का प्रश्न है और जहां दोनों के बीच शक्तियों के बीच का विवरण है का प्रश्न है, इसे भारत के मामले में संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है, जबकि इंग्लैंड में इसे विभिन्न सम्मेलनों के संचालन के लिए छोड़ दिया गया है। भारत के मामले में संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है, लेकिन इंग्लैंड में इसे विभिन्न सम्मेलनों के संचालन के लिए छोड़ दिया गया है। सेकेंड इज बहुमत दल का शासन। संसद के निचले सदन में अधिकांश सीटों को प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाती है। संसद के निचले सदन में अधिकांश सीटों को प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाता है। जो संसद में निचला सदन होता है जो अधिकांश सीटें प्राप्त करता है वो तो सरकार बनाता है। राज्य का मुखिया
सरकार के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और जो राज्य का मुखिया है, राष्ट्रपति या सम्राट है, वो सरकार के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वो प्रधानमंत्री को चुनता है। वे मंत्रियों की परिषद के साथ राष्ट्रपति या सम्राट के नाम पर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेता है, और वे मंत्रियों की परिषद के साथ राष्ट्रपति या सम्राट के नाम पर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेता है। जब भी संसद में सत्तारूढ़ बहुमत द्वारा कानून का एक भाग प्रस्तुत किया जाता है, तो उस दल के प्रत्येक सदस्य से उस कानून के पक्ष में मतदान करने की अपेक्षा की जाती है। तो उस दल के प्रत्येक सदस्य से उस कानून के पक्ष में मतदान करने की अपेक्षा की जाती है। अल्पसंख्यक या गठबंधन सरकारों के मामले में राष्ट्रपति या क्राउन को सरकार बनाने के लिए एक व्यक्ति को आमंत्रित करने का विवेक है। अल्पसंख्यक या गठबंधन सरकारों के मामले में राष्ट्रपति या क्राउन को सरकार बनाने के लिए एक व्यक्ति को आमंत्रित करने का विवेक है। राज्य का मुखिया शासन करता है, और जो राज्य का मुखिया है वह शासन करता है। नेक्स्ट इज सामूहिक जिम्मेदारी। यह संसदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सामूहिक जिम्मेदारी संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मंत्रालय यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, और मंत्रालय यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। उसे सत्ता में बने रहने के लिए विधायिका द्वारा पारित अपनी सभी नीतियों निर्णयों को प्राप्त करना होगा, और उसे सत्ता में बने रहने के लिए विधायिका द्वारा पारित अपनी सभी नीतियों निर्णयों को प्राप्त करना होगा। इसका अर्थ है कि सरकार तब तक सत्ता में बनी रहती है जब तक वह सदन का विश्वास प्राप्त करती है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक सरकार सत्ता में बनी रहती है जब तक कि वे सदन का विश्वास प्राप्त करती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटाया जा सकता है, और अविश्वास प्राप्त कर लिया उन्होंने, अविश्वास प्रस्ताव पारित होकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य हैं। इसका अर्थ है कि दोनों के बीच कोई अलगाव नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों के बीच कोई भी अलगाव नहीं है। विधायिका से कार्यपालिका उभरती है और विधायिका से कार्यपालिका उभरती है। संसद में बहुमत का आनंद ले रहे दल का नेता प्रधानमंत्री बन जाता है, और संसद में बहुमत का आनंद ले रहे दल, जो संसद में बहुमत का आनंद ले रहा है वे दल, उस दल के नेता प्रधानमंत्री बन जाता है, और उस दल का जो नेता है वह प्रधानमंत्री बन जाता है। मंत्री के रूप में किसी भी गैर सदस्य की नियुक्ति के मामले में उसे निश्चित अवधि के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, और गैर सदस्य की नियुक्ति के मामले में उसे निश्चित अवधि के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। संसदीय प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करने में कार्यकारी और विधायिका के बीच सामंजस्य का एक प्रमुख भूमिका निभाता है, और संसदीय प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करने में कार्यकारी और विधायिका के बीच सामंजस्य एक प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इज अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख एक ही प्राधिकरण में राष्ट्रपति होते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख, जो राज्य के प्रमुख है जो सरकार के प्रमुख है, वे एक ही प्राधिकरण में राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रशासन करने के लिए अपने मित्रों या कैबिनेट की नियुक्ति करते हैं, और राष्ट्रपति देश का प्रशासन करने के लिए अपने मित्रों या कैबिनेट की नियुक्ति करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने से ना तो विधायिका उसे पद से हटा सकती है, और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने से ना तो विधायिका उसे पद से हटा सकती है, और ना ही वे अपने कार्यालय की समाप्ति से पहले विधायिका को भंग कर सकती है, और ना ही वे अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले विधायिका को भंग कर सकती है। इस तरह की प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण में विश्वास
करती है और इस तरह की जो प्रणाली शक्तियाँ के पृथक्करण है उसमें भी विश्वास करती है। अध्यात्मात्मक प्रणाली की कुछ विशेषताएं। फर्स्ट इज संसदीय प्रणाली के विपरीत नाममात्र कार्यकारी और वास्तविक कार्यकारी के बीच कोई अंतर नहीं है। संसदीय प्रणाली के विपरीत नाममात्र कार्यकारी और वास्तविक कार्यकारी के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होता है और जो राष्ट्रपति वो राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होता है। सभी कार्य उसके द्वारा किए गए उसके अपने निर्णय पर किए जाते हैं और सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए गए और उसके अपने निर्णय पर ही किए जाते हैं। सेकेंड इज इस प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण है। और इस प्रणाली में क्या है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण है और कार्यपालिका सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता और जो कार्यपालिका का सदस्य है वह विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता। वे विधायिका की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता और वे कार्यपालिका का जो सदस्य है वह विधायिका की किसी भी कार्यवाही में भाग भी नहीं ले सकता। दोनों शाखाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और जो दोनों शाखाएं कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही शाखाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। थर्ड, राष्ट्रपति अपने स्वयं के नियुक्त अधिकारियों की मदद से देश को चलाता है और जो राष्ट्रपति है वह अपने स्वयं के जो उन्होंने खुद नियुक्त करे अधिकारी उनकी मदद से देश को चलाता है। कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट के सदस्य उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जिसका राष्ट्रपति खुद चुनाव करता है उसको क्या कहा जाता है, कैबिनेट कहा जाता है और कैबिनेट के सदस्य उसके लिए जिम्मेदार होते हैं और कैबिनेट के सदस्य ही राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार होते हैं और राष्ट्रपति की सहमति से कार्यकाल संभालते हैं और राष्ट्रपति की सहमति से ही कार्यकाल को संभालते हैं। संसदीय प्रणाली के विपरीत मंत्री अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है और संसदीय प्रणाली के विपरीत मंत्री अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में विधायिका विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज की जांच के लिए कुछ जांच समितियों का गठन कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में विधायिका विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज की जांच के लिए कुछ जांच समितियों का गठन कर सकते हैं। इंडिया में नहीं कर सकते बट संयुक्त राज्य अमेरिका में कर सकते हैं। फोर्थ इज संसदीय प्रणाली में आमतौर पर सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के होते हैं और संसदीय प्रणाली में आमतौर पर यूजुअली सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के होते हैं जिनका संसद में बहुमत होता है। केवल गठबंधन सरकारों के मामले में जब कोई पार्टी संसद में बहुमत हासिल नहीं करती केवल गठबंधन सरकारों में के मामले में जब कोई पार्टी संसद में बहुमत हासिल नहीं करती तो कैबिनेट में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हो सकते हैं। तो तब क्या हो सकता है, कैबिनेट में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में कोई सदस्य नहीं है। संसदीय प्रणाली में तो बट राष्ट्रपति प्रणाली में कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर सकता है जिसे वे किसी भी कार्यकाल में उचित मानता है और जिसे वे किसी भी कार्यकाल में उचित मान सकता है वे उसे नियुक्त कर सकता है। वे अलग अलग राजनीतिक दलों के व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुन सकता है और वे जो राष्ट्रपति है वे अलग अलग राजनीतिक दलों के व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुन सकता है और उन्हें देश चलाने के लिए नियुक्त कर सकता है। उन्हें चुन भी सकता है और उन्हें देश चलाने के लिए नियुक्त कर सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन में लोकतंत्र। अमेरिका लिखित और संहिताबद्ध संविधान। ब्रिटेन में सम्मेलनों के आधार पर लिखित संविधान। अमेरिका रिपब्लिकन लोकतंत्र, ब्रिटेन संवैधानिक राजतंत्र। अमेरिका सरकार की संघीय व्यवस्था, ब्रिटेन सरकार की एकात्मक प्रणाली। अमेरिका राष्ट्रपति प्रणाली और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली। अमेरिका अधिकारों का विभाजन और ब्रिटेन में शक्तियों का पृथक्करण नहीं। अमेरिका दो पार्टी प्रणाली और ब्रिटेन में मिश्रित दल व्यवस्था। ब्रिटिश
संसदीय व्यवस्था। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था दुनिया भर में सरकारों की भूमिका आमतौर पर संविधान द्वारा परिभाषित की जाती है। दुनिया भर में सरकारों की भूमिका आमतौर पर संविधान द्वारा परिभाषित की जाती है। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास कोई लिखित संविधान नहीं है। और ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास कोई लिखित संविधान नहीं है, कोई रिटर्न में है ही नहीं संविधान। ब्रिटेन का यह अलिखित संविधान संसद सम्मेलनों, परंपराओं और न्यायिक घोषणाओं के विभिन्न कार्यों का मिश्रण है। और जो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है वह संसद सम्मेलनों, परंपराओं और न्यायिक घोषणाओं के विभिन्न कार्यों का मिश्रण है। अन्य देशों के विपरीत किसी भी संविधान सभा द्वारा ब्रिटिश संविधान का प्रारूप तैयार नहीं किया गया है। और अन्य देशों के विपरीत किसी भी संविधान सभा द्वारा ब्रिटिश संविधान का प्रारूप तैयार नहीं किया गया था। अन्य देशों के विपरीत ब्रिटेन भी संविधान सभा द्वारा ब्रिटिश संविधान का प्रारूप तैयार नहीं किया गया था। संवैधानिक वकील J.A.G. ग्रिफिथ कहते हैं, संविधान जो होता है इसका मतलब है कि संविधान का निर्माण विकासवादी और कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। संविधान जो होता है उसका मतलब है कि संविधान का निर्माण विकासवादी और कभी न खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है। संविधान की अलिखित प्रकृति के कारण यह दुनिया में सबसे अधिक लचीली संरचनाएं बन जाती हैं। और संविधान की अलिखित प्रकृति के कारण यह दुनिया में सबसे अधिक लचीली संरचना बन जाती है। एक लिखित संविधान वाले देश बहुसंख्यक दल को अभूतपूर्व तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन के लिए विस्तारित प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन ब्रिटेन में संसद या सत्तारूढ़ सरकार हाउस ऑफ लॉर्ड्स को खत्म करने, राजशाही के उन्मूलन आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी एक साधारण बहुमत के साथ कोई भी बदलाव कर सकती हैं। यही कारण है कि हम मोनार्क से संसद तक सत्ता का कार्मिक हस्तांतरण पाते हैं और संसद से कैबिनेट तक, उसके बाद प्रधानमंत्री तक ब्रिटिश संविधान का लचीलापन ब्रिटिश लोगों की परंपराओं के प्रति आस्था रखने के कारण भी है। एक उदाहरण को छोड़कर जहां 17वीं शताब्दी के माध्यम से हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सुधारने का प्रयास किया गया था, किसी भी संसद या प्रधानमंत्री ने भी संविधान को बदलने की हिम्मत नहीं की। और किसी भी संसदीय प्रधानमंत्री ने भी संविधान को बदलने की हिम्मत नहीं की। सभी हितधारकों के बीच राजनीतिक खेल के नियमों का पालन करने और ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली के सार को परिवर्तित नहीं करने के लिए आम समिति है। संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद को दुनिया की सभी राजनीतिक प्रणालियों की जननी माना जाता है। किसी भी लिखित संविधान की अनुपस्थिति के कारण संसद को सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है और किसी भी संविधान की अनुपस्थिति के कारण संसद को सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसे छोड़कर सब कुछ किया जा सकता है हिलशम के शब्दों में, किसी भी कानून को बनाने या मौजूदा व्यवस्थाओं में तब तक कोई बदलाव करने की क्षमता रखता है जब तक कि वह हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त नहीं करता। और किसी भी कानून को बनाने या मौजूदा व्यवस्थाओं में तब तक कोई बदलाव करने की क्षमता रखता है जब तक कि वह हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त नहीं करता। यहाँ तक कि न्यायपालिका के पास भी संसद द्वारा पारित किसी भी कानून पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी संसद द्वारा जो कानून पास किया जाता है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकती, उस पर भी कोई अधिकार नहीं कर सकती। न्यायपालिका के पास भी यह अधिकार नहीं है। यह लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा पर टिकी हुई है और ये लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा पर टिकी हुई है जहां नेताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है इसमें क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स शामिल हैं। इसमें क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स
शामिल हैं। हाउस ऑफ कॉमन संसद का निचला सदन है, और हाउस ऑफ कॉमन क्या है? संसद का निचला सदन है। 650 सांसद हैं और प्रत्येक सांसद को आम चुनावों के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता है। ये सांसद कुछ या अन्य राजनीतिक दलों के हैं। ये सांसद कुछ या अन्य राजनीतिक दलों के हैं जिनके टिकट पर वे संसद के लिए चुने जाते हैं, जिनके टिकट पर वे संसद के लिए चुने जाते हैं। कुछ सांसदों को स्वतंत्र रूप से भी चुना जा सकता है, जो कुछ सांसद हैं उनको स्वतंत्र रूप से भी चुना जा सकता है। यह सर्वोच्च कानून बनाने वाला निकाय है, और यह सर्वोच्च कानून बनाने वाला एक निकाय है। यह देश के शासन के लिए कानून बनाता है, और यह देश के शासन के लिए कानून बनाता है। साधारण विधायकों के मामले में दोनों सदनों की शक्तियां सिद्धांत रूप में समान है, और दोनों सदनों की जो शक्तियां हैं वो सिद्धांत रूप में समान है, लेकिन व्यवहार में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्ति प्रतिबंधित है। क्योंकि यह किसी भी विधायक को केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए पारित होने से रोक सकती है। एक वर्ष की अवधि के लिए पारित होने से रोक सकती है। एक बार यह अवधि बीत जाने के बाद, एक बार जब ये अवधि बीत जाए उसके बाद लॉर्ड्स की सहमति की आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद लॉर्ड्स की सहमति की आवश्यकता नहीं है। जब अवधि बीत जाए 1 साल की, तो उसके बाद लॉर्ड्स की समिति की आवश्यकता नहीं है। धन विधायक के मामले में हाउस ऑफ कॉमन्स को फिर से अधिक अधिकार मिल गया है, और धन विधायक के मामले में हाउस ऑफ कॉमन्स को फिर से अधिक अधिकार मिल गए हैं, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को 1 महीने की अवधि के भीतर धन विधायक पास करना होगा। क्योंकि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसको 1 महीने की अवधि के भीतर धन विधायक पास करना होगा। संसदीय लोकतंत्र होने के नाते कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसदीय लोकतंत्र होने के नाते कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, और जो संसद है वह विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसे स्थानांतरण प्रस्ताव, जिसके माध्यम से सार्वजनिक महत्व, सेंसर प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि पर चर्चा होती है, और जिसके माध्यम से सार्वजनिक महत्व, सेंसर प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि पर चर्चा होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स में अधिकांश सीटें जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है, और हाउस ऑफ कॉमन्स में जो अधिकांश सीटें जीतती है वही पार्टी सरकार बनाती है। पार्टी किसी को उस पार्टी के नेता के रूप में धोखा देती है, जो तब प्रधानमंत्री बन जाता है। मोनार्क प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, और जो मोनार्क है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, जो बाद में मंत्रियों की अपनी टीम नियुक्त करता है, और जो प्रधानमंत्री बनता है वो बाद में अपने मंत्रियों की टीम नियुक्त करता है। उन्हें अक्सर प्राइमस इंटर पारेस के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है समानता के बीच। पीएम बने रहने के लिए उन्हें अपने दल का विश्वास हासिल करना चाहिए, वह अपना स्वयं का मंत्रिमंडल चुनते हैं, जिसमें संसद के दोनों सदनों के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, और जिसमें संसद के दोनों सदनों के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति करते समय पीएम सक्षमता जैसे कुछ कारकों पर विचार करते हैं। पार्टी के भीतर आंतरिक प्रतिद्वंदित्व को रोकने के लिए सह-विकल्प और सरकार प्रतिनिधित्वशीलता आदि के लिए उनके नियंत्रण समर्थन को सुनिश्चित करते हैं। मंत्री चूक या कमीशन के लिए अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह बने रहते हैं। वे अपने नियंत्रण में कार्यालय या विभाग के सभी कार्यों के लिए सामान्य नीतियों और व्यक्तिगत जिम्मेदारी दोनों के लिए सामूहिक जिम्मेदारी रखते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी की धारणा ने अपना महत्व खो दिया है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री है
जो यह निर्णय करता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री है जो कि ये निर्णय करता है कि संसद में इस कार्यवाही के लिए व्यक्तिगत मंत्री का बचाव किया जाए या संसद में इस मुद्दे को उठाए जाने से पहले इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। सामूहिक जिम्मेदारी की धारणा विशिष्ट संसदीय प्रणाली में बहुत महत्व रखती है। इसका मतलब है कि सभी मंत्रियों को एक साथ तैरना या डूबना चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि मंत्रियों को, जो जितने भी मंत्री हैं, सभी मंत्रियों को एक साथ तैरना या डूबना चाहिए। सभी सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी विशेष मामले या नीति पर अपनी व्यक्तिगत राय के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की नीति का समर्थन करें। यदि कोई भी व्यक्तिगत मंत्री सरकार की किसी भी नीति के प्रति अपनी नाराजगी दिखाता है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्तिगत मंत्री सरकार कि किसी भी नीति के प्रति अपनी नाराजगी दिखाता है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब यह भी है कि बहुमत पक्ष को हाउस ऑफ कॉमन्स के विश्वास का आनंद लेना चाहिए, अन्यथा इसे विश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। संसद के ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में जाना जाता है, जिसमें लगभग 800 सदस्य होते हैं। जिसमें लगभग कितने सदस्य होते हैं? लगभग 800 सदस्य होते हैं, जिनमें से अधिकांश जीवन साथी होते हैं। जिसमें से अधिकांश क्या होते हैं? जीवन साथी होते हैं। यह कानून बनाने, सरकार को जवाबदेह बनाने और सत्ताधारी सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक नीतियों की जांच करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में शक्ति की एकग्रता के कारण इसकी शक्ति वर्षों से कमजोर हो गई है। और हाउस ऑफ कॉमन्स में शक्ति की एकग्रता के कारण इसकी शक्ति वर्षों से कमजोर हो गई है। संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक वर्चस्व वाले देश में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान में स्पष्ट रूप से बताई गई है। संवैधानिक वर्चस्व वाले देश में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान में स्पष्ट रूप से बताई गई है। और ब्रिटेन इस मामले में एक अनूठा मामला है, जहां सम्राट की शक्तियां कहीं नहीं लिखी गई हैं, जिसमें कि ब्रिटेन में सम्राट की शक्तियां कहीं भी लिखी नहीं गई हैं। और संसद के लिए किसी भी अधिनियम ने कभी भी सम्राट की शक्तियों को रेखांकित नहीं किया है। और संसद के किसी भी अधिनियम ने भी कभी भी सम्राट की शक्तियों को रेखांकित नहीं किया है। 1688 की गौरवशाली क्रांति से पहले मोनार्क के पास लगभग सभी शक्तियां थी। हालांकि लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया ने अपनी शक्ति में गिरावट और प्रधानमंत्री और हाउस ऑफ कॉमन्स को शक्तियों का हस्तांतरण किया है। 1688 की गौरवशाली क्रांति से पहले मोनार्क के पास लगभग सभी शक्तियां थी, लेकिन लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया ने अपनी शक्ति में गिरावट और प्रधानमंत्री और हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों का हस्तांतरण किया है। प्रधानमंत्री सभी शक्तियों को संभालने वाला सरकार का प्रमुख बन गया है। और प्रधानमंत्री जो है वो सभी शक्तियों को संभालने वाला सरकार का प्रमुख बन गया है। और राजा या क्राउन राज्य का प्रमुख बना रहा। और जो राजा है या क्राउन है वो राज्य का प्रमुख बना रहा। सिद्धांत रूप में क्राउन को सभी शक्तियां मिली सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को क्राउन के नाम से लिया जाता था और सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को क्राउन के नाम से लिया जाता था। क्राउन प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। और जो क्राउन है वो प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान रखता है। सभी प्रमुख कार्यकारी एजेंसियों आदि के नाम का पर्यवेक्षण करता है। विधायी शक्तियों के संदर्भ में क्राउन संसद के स्तर को बुला सकता है। यह प्रचार कर सकता है। क्राउन प्रचार भी कर सकता है या हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग कर सकता है, या फिर वह हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग कर सकता है। संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को अधिनियम बनाने के लिए क्राउन से स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को अधिनियम बनाने के लिए क्राउन की स्वीकृति
की आवश्यकता होती है। व्यवहार में क्राउन को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना होता है और क्राउन को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। वल्टर वेजहॉर्ट मोनार्क का समर्थन करते हुए मोनार्क की 3 शक्तियों को दर्शाता है और वल्टर वेजहॉर्ट मोनार्क का समर्थन करते हुए मोनार्क की 3 शक्तियों को दर्शाता है। फर्स्ट इज परामर्श करने का अधिकार, सेकंड इज प्रोत्साहित करने का अधिकार, थर्ड इज चेतावनी देने का अधिकार। प्रधानमंत्री क्राउन को प्रशासन के सभी मामलों, कार्यकारी कार्यवाहियों और संसद की कार्यवाहियों से बनाकर रखता है। संसद की शक्तियों में वृद्धि के बावजूद क्राउन अभी भी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में एक प्रभाव रखता है। ब्रिटिश लोगों का कहना है कि यह स्पष्ट है कि बकिंघम महल में संप्रभु होने के दौरान सभी सही हैं और यह स्पष्ट है कि बकिंघम महल में संप्रभु होने के दौरान सभी सही हैं। एकात्मक प्रणाली वे है जहां पूरी शक्ति एक इकाई में केंद्रित है और एकात्मक प्रणाली वे है जहां पूरी शक्ति एक इकाई में केंद्रित है और शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है अगर प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ क्षेत्रीय या स्थानीय इकाइयों का निर्माण किया जाना चाहिए तो वे केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा सकती हैं। अगर प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कुछ क्षेत्रीय या स्थानीय इकाइयों का निर्माण किया जाना चाहिए तो वे केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा सकती हैं। केंद्र सरकार सभी शक्ति का उत्पादन करती है और केंद्र सरकार को जो है वे सभी शक्तियों का उत्पादन करती है और यह अपने विवेक से है कि छोटी शक्तियों को अन्य अधीनस्थ इकाइयों को संपारित किया जाए और यह अपने विवेक से है कि छोटी शक्तियों को अन्य अधीनस्थ इकाइयों को संपारित किया जाए या नहीं। ये इकाई किसी भी स्वायत्तता या दूसरे शब्दों में आनंद नहीं लेती जो केंद्र सरकार की दया पर मौजूद है ब्रिटेन का संविधान प्राकृतिक में एकात्मक है और ब्रिटेन का जो संविधान है वो प्राकृतिक में एकात्मक है। लंदन में रखी गई केंद्र सरकार वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड की सभी शक्तियों और क्षेत्रीय सरकारों को मानती हैं कि वे केंद्र सरकार से अपनी शक्तियां अधिकार प्राप्त करते हैं। स्कॉटिश सरकार और स्कॉटिश संसद, वेल्स सरकार और वेल्स के लिए नेशनल असेंबली, उत्तरी आयरलैंड कार्यकारी और उत्तरी आयरलैंड विधानसभा केंद्र सरकार द्वारा कुछ शक्तियां तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार किसी भी समय प्राधिकरण को इन इकाइयों से वंचित कर सकती है और केंद्रीय सरकार किसी भी समय प्राधिकरण को इन इकाइयों से वंचित कर सकती है क्योंकि वे संविधान द्वारा गारंटी नहीं देती। तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन की संसद को क्षेत्रीय इकाइयों के लिए नियम और शर्तें तय करने के मामले में पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं और ब्रिटेन की संसद को क्षेत्रीय इकाइयों के लिए नियम और शर्तें तय करने के मामले में पूर्ण अधिकार प्राप्त है और केंद्र सरकार में अंतिम शक्ति निवास करती है और केंद्र सरकार में अंतिम शक्ति निवास करती है। मिश्रित दल व्यवस्था। राजनीतिक दल किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली का एक अनिवार्य भाग है। 1930 के दशक से ब्रिटेन में 2 दल व्यवस्था कायम रही है हालांकि यह अन्य दलों के अस्तित्व को खारिज नहीं करता है। दो प्रमुख राजनीतिक दलों यानी लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी की उपस्थिति के अलावा छोटे या तीसरे दलों के उदय ने 1970 के दशक से स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी
लिबरल डेमोक्रेट्स, यूके इंडिपेंडेंस पार्टी आदि जैसी प्रमुखता प्राप्त की है। हालांकि ये मामूली दल नहीं रहे हैं। चुनावों के दौरान ये 1 से 2 से अधिक वोट हासिल करने में सक्षम रहे हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी अमीर, अभिजात वर्ग और संपन्न वर्गों के हितों को बढ़ावा देने में विश्वास करती है, संपत्ति के अधिकार और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करती है। लेबर पार्टी श्रमिक वर्ग के हित को बढ़ावा देने में विश्वास करती है, और जो लेबर पार्टी है वो श्रमिक वर्ग के हित को बढ़ावा देने में विश्वास करती है। सामाजिक समानता और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है दोनों पक्षों के बीच वैचारिक मतभेदों के बावजूद 1970 के दशक के अंत तक दोनों दलों ने प्रमुख सामाजिक और आर्थिक नीतियों जैसे मजबूत राज्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था, रक्षा बलों के रखरखाव, रोजगार आदि पर सहमति व्यक्त की। और दोनों पक्षों के बीच वैचारिक मतभेदों के बावजूद भी 1970 के दशक में दोनों दलों ने प्रमुख सामाजिक और आर्थिक नीतियों जैसे मजबूत राज्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था, रक्षा बलों के रखरखाव, रोजगार आदि पर सहमति व्यक्त की। इस अवधि को सर्वसम्मति के युग के रूप में भी कहा गया है 1970 के दशक के बाद रूढ़िवादी पार्टी के नेता के रूप में 1989 में मार्गरेट थैचर के उदय के साथ दल ने विकास की नव उदारवादी रणनीतियों को बढ़ावा देकर खुद को मजबूत किया। लेबर के लगातार पराजयों के कारण 1997 में टोनी ब्लेयर ने नेतृत्व में भी बदलाव आया था। लेबर पार्टी का नाम बदलकर न्यू लेबर कर दिया गया था। इसने लोगों की बदलती मांगों के अनुसार अपनी रणनीतियों को फिर से तैयार किया और समाज के सभी वर्गों को आकर्षित करने के लिए नई रणनीतियों या सिद्धांतों को तैयार किया। इसने यूरोपियनवाद, अवसर की समानता, सार्वजनिक व्यय को नियंत्रण में रखने आदि का प्रचार किया। अमेरिकी व्यावसायिक प्रणाली सरकार के संसदीय रूप के विपरीत सरकार का अध्यक्षात्मक रूप दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अल्पसंख्यक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति को निश्चित अवधि के लिए सीधे चुना जाता है और उसका मंत्रिमंडल पर पूरा नियंत्रण होता है। राज्य के मुखिया और सरकार के प्रमुख राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली में शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण है, जिसे 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में अपनाया गया। अमेरिकी संविधान दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है और अमेरिका का जो संविधान है दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है। यह एक उचित संरचनात्मक ढांचा तैयार करता है जिसके भीतर सरकार काम करती है। जिसके भीतर सरकार कार्य करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट इज लिखित संविधान। दुनिया के अन्य सभी संघीय गठनों की तरह यूएसए में एक लिखित संविधान है। यह 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन का परिणाम है। इस कन्वेंशन ने एक संविधान दिया जिसमें 7 अनुच्छेद थे। उनमें से प्रमुख सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, विधायिका और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कांग्रेस और न्यायपालिका के रूप में अन्य संघीय राज्यों से संबंधित है। संविधान में संशोधन की लंबी और कठिन प्रक्रिया के कारण संविधान को दुनिया में सबसे कठोर माना जाता है और संविधान में संशोधन की लंबी और कठिन प्रक्रिया के कारण संविधान दुनिया से सबसे कठोर माना जाता है। एक साधारण कानून और संवैधानिक कानून के बीच एक स्पष्ट अंतर किया जाता है।
संविधान में संशोधन के लिए एक विधायक या तो एक विशेष सम्मेलन बुलाकर या विधायिका के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से लाया जा सकता है। पूर्व यानी 50 राज्यों के 2/3 के समर्थन के साथ एक सम्मेलन बुलाया जा सकता है। पूर्व यानी 50 राज्यों के 2/3 के समर्थन के साथ एक सम्मेलन बुलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया का उपयोग किसी भी संशोधन को लाने के लिए कभी भी नहीं किया जा सकता और इस प्रक्रिया का उपयोग किसी भी संशोधन को लाने के लिए कभी नहीं किया जा सकता। उत्तराधार को कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 वोट की आवश्यकता है और उत्तराधार को कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 वोट की आवश्यकता है, जिसमें समर्थन के बाद 50 राज्य विधानसभाओं के 3 तिमाहियों में प्रस्तावित परिवर्तनों को मंजूरी दी गई है। इस कठोरता के कारण अमेरिकी संविधान में केवल 27 संशोधन हुए और इस कठोरता के कारण अमेरिकी संविधान में केवल 27 संशोधन हुए। शक्तियों और जांच और संतुलन को पृथक करना। शक्तियों और संतुलन को पृथक करना। शक्तियों और जांच और संतुलन के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली का केंद्रीय मूल्य है। सत्ता स्पष्ट रूप से सरकार की 3 शाखाओं यानी विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच वितरित की जाती है। प्रत्येक अंग को विशिष्ट कार्यों को करने और अन्य अंगों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए अपने अधिकार को सीमित करने के लिए संविधान द्वारा शक्ति दी गई है। शक्तियों और जांच और संतुलन के लिए पृथक्करण सिद्धांत की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली का केंद्रीय मूल्य है और सत्ता स्पष्ट रूप से सरकार की 3 शाखाओं यानी विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच वितरित की जाती है और प्रत्येक अंग विशिष्ट कार्यों करने के लिए अन्य अंगों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए अपने अधिकार को सीमित करने के लिए संविधान द्वारा दी गई शक्ति है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि सभी विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित की जाएंगी और संविधान अनुच्छेद 1 कहता है कि सभी विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित की जाएंगी। कार्यकारी शाखा को उम्मीद है और कार्यकारी शाखा को उम्मीद है कि विधायिका द्वारा पारित कानून को लागू किया जाएगा। न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वह संविधान के अनुसार कानूनों की व्याख्या करेगी और न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वह संविधान द्वारा जो कानून पास किए गए हैं उनकी संविधान के अनुसार कानूनों की व्याख्या करेगी। संस्थापक पिता इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित थे कि प्रत्येक अंग सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने और सरकारों के अन्य अंगों पर अपनी इच्छा थोपने का प्रयास कर सकते हैं। प्रत्येक अंग सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने और सरकारों के अन्य अंगों पर अपनी इच्छा थोपने का प्रयास कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए संविधान के निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ जांच और संतुलन का सिद्धांत प्रदान किया। इसी को रोकने के लिए निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक के साथ साथ जांच और संतुलन का सिद्धांत प्रदान किया। संविधान ने सरकार की प्रत्येक शाखा को अन्य शाखाओं पर सामंजस्यपूर्ण तरीके से रखने में सक्षम बनाया। विधायी शाखा निम्नलिखित तरीकों के बावजूद कार्यकारी शक्ति पर नजर रखती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों और कुछ नियुक्तियों को मंजूरी देना, राष्ट्रपति के वीटो को दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से फिर से पारित कर राष्ट्रपति को पद से हटाना, महाभियोगों आदि की प्रक्रिया के माध्यम से कार्यकारी कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी कानून को वीटो कर सकता है। कांग्रेस के विशेष स्तर आदि की मांग कर सकता है। न्यायपालिका भी न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का सहारा लेकर दोनों पर नजर रखती है और न्यायपालिका भी न्यायिक समीक्षा का अपनी शक्ति का सहारा लेकर दोनों पर नजर रखती है। अध्यक्ष और कांग्रेस किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और अध्यक्ष और कांग्रेस किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और उन्हें अमान्य घोषित कर सकता है।
उनकी जांच भी कर सकता है और उन्हें अमान्य भी घोषित कर सकता है। अगर संविधान के किसी भी प्रावधान के लिए प्रतिकारक पाया जाता है, अगर संविधान के किसी भी प्रावधान के लिए प्रतिकारक पाया जाता है, कांग्रेस के पास न्यायाधीशों की संख्या, उनके वेतन और महाभियोगों की प्रक्रिया के माध्यम से उनके निष्कासन को निर्धारित करने की भी शक्ति है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि ये दोनों सिद्धांत अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। और ये इस चीज को दर्शाता है कि ये दोनों सिद्धांत अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। संघीय व्यवस्था। इलियट वार्नर सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति को विभाजित करने के लिए एक संवैधानिक तंत्र के रूप में संघवाद को परिभाषित करता है, ताकि संघीय इकाइयां कुछ क्षेत्रों में सहमत नियमों के अनुसार शक्ति साझा करते समय कुछ नीति क्षेत्रों पर संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वायत्तता का आनंद ले सकें। अमेरिकी अविनाशी राज्यों के साथ अविनाशी संघ का एक उदाहरण है। संघीय सरकारों को राष्ट्रीय महत्व के सभी मामलों से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी जाती है और संघीय सरकारों को राष्ट्रीय महत्व के मामले में संबंधित जिम्मेदारी सौंपी जाती है और स्थानीय महत्व के मामलों को राज्यों को दिया जाता है सभी अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों के हाथ में रहती हैं नेक्स्ट इज सरकार का राष्ट्रपति पद। अमेरिकी संविधान सरकार के राष्ट्रपति के रूप में प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है और इसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है। उन्हें सीधे 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और केवल असाधारण मामलों में अगर देशद्रोह या उच्च अपराधों और दुष्कर्म के दोषी पाए जाने पर कांग्रेस द्वारा हटाया जा सकता है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को पद पर बने रहने के लिए विधायिका में बहुमत का आदेश देना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति अपने स्वयं के मंत्रिमंडल मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें अपनी इच्छा से हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति स्वयं खुद के मंत्रिमंडल मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार हटा सकता है। क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका सरकार की दो अलग अलग शाखाएं हैं, इसलिए राष्ट्रपति और उनके मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते। इसीलिए राष्ट्रपति और उनके जो मंत्री हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते। संविधान राष्ट्रपति के कार्यकाल में कार्यकारी शक्तियां निहित करता है और संविधान राष्ट्रपति के कार्यकाल में कार्यकारी शक्ति निहित करता है। उन्हें मंत्रियों, संघीय न्यायाधीशों, राजदूतों की नियुक्ति से संबंधित बड़ी शक्तियां प्रदान करता है। कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों आदि को लागू करना विधायी शक्तियों के संबंध में उनके पास कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति देना या कुछ सुझाव के साथ कांग्रेस को वापस भेजने के लिए 10 दिनों तक का समय दिया जाता है। हालांकि यदि कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ एक ही विधेयक पारित करती है तो यह कानून बन जाता है। बिल को राष्ट्रपति को संदर्भित किया बिना उनके पास पॉकेट वीटो की शक्ति भी है, जिसका अर्थ है कि 10 दिनों की अवधि के भीतर कांग्रेस के स्तर को स्थगित करने और राष्ट्रपति द्वारा बिल पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर बिल को अमान्य या मार दिया जाता है। अपनी न्यायिक शक्ति के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति किसी भी अपराध के दोषी किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है और राष्ट्रपति किसी भी अपराध के दोषी या किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, माफी दे सकता है या दंडित कर सकता है। या तो उसे माफी दे सकता है या फिर उसको दंडित कर सकता है। वह सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं। सशस्त्र बलों के अधिकारी को सीनेट के अनुसमर्थन के अधीन नियुक्त करता है।
लेकिन आपात स्थिति या युद्ध के समय अपनी इच्छा से निकाल सकते हैं। लेकिन आपात स्थिति में या फिर युद्ध के समय अपनी इच्छा से निकाल सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट की स्थिति की तुलना में ऐसा लगता है कि वे दोनों समान शक्तियों को कुछ मामलों में साझा करते हैं, लेकिन अंतर कई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट की स्थिति की तुलना में ऐसा लगता है कि वे दोनों समान शक्तियों को कुछ मामलों में साझा करते हैं, लेकिन अंतर कई हैं। दोनों ही मामलों में प्रशासन उनके नाम पर किया जाता है। दोनों ही मामले में प्रशासन उनके नाम पर किया जाता है। दोनों अपने अपने राज्यों के प्रमुख होते हैं और दोनों ही अपने अपने राज्यों के प्रमुख होते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी करते हैं। अपने अपने विधान सभाओं को बिल पास करने का आश्वासन देते हैं और दोनों ही अपने अपने विधानसभाओं को बिल पास करने का आश्वासन देते हैं। दया देने की शक्ति भी करते हैं और दया देने की शक्ति भी रखते हैं। हालांकि ब्रिटेन के मामले में सब कुछ सम्राट द्वारा सहायता और सरकार के प्रमुख की सलाह पर किया जाता है, अर्थात प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने स्वयं के व्यक्तिगत निर्णय पर कार्य करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। राज्य के प्रमुख होने के अलावा वे सरकार के प्रमुख भी हैं और राज्य के प्रमुख होने के अलावा वे सरकार के भी प्रमुख हैं, जो संविधान के अनुसार देश को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं और वे संविधान के अनुसार देश को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके पास अपने स्वयं के मंत्रियों को नामित करने, कांग्रेस को संदेश भेजने, कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी विधायक को वीटो करने की शक्ति है। ये शक्तियां ब्रिटिश सम्राट की तुलना में राष्ट्रपति की शक्तिशाली स्थिति को दर्शाती हैं, ये कहते हुए कि यह याद रखने की जरूरत है कि राष्ट्रपति 4 वर्षों के लिए चुने गए हैं। यह याद रखने की जरूरत है कि राष्ट्रपति 4 वर्षों के लिए चुने गए हैं। एक दल के व्यक्ति हैं, लेकिन मोनार्क की स्थिति स्थायी है। लेकिन मोनार्क की जो स्थिति है वह स्थायी है। राष्ट्रपति तो 4 वर्षों के लिए चुने गए हैं, एक दल के व्यक्ति, लेकिन जो मोनार्क है वो उसकी जो स्थिति है वो स्थायी है, वो फिक्स है। ऊपर की राजनीति संस्था में ब्रिटिश लोगों के विश्वास को दर्शाती है और ऊपर की राजनीति संस्था में ब्रिटिश लोगों के विश्वास को दर्शाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना करते हुए कोई भी यह देखा जा सकता है कि दोनों अपने राज्यों में महत्वपूर्ण शक्तियों का आनंद लेते हैं। प्रशासनिक शक्तियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि साधारण प्रधानमंत्री अपने सभी कार्यों के लिए कॉमन सदन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि साधारण प्रधानमंत्री अपने सभी कार्यों के लिए कॉमन सदन के लिए जिम्मेदार है। उन्हें पद पर बने रहने के लिए अपने मंत्रियों या मंत्रिमंडल का विश्वास हासिल करना होगा। उन्हें पद पर बने रहने के लिए अपनी मंत्रियों या अपने मंत्रिमंडलों का विश्वास हासिल करना होगा। उनकी सरकार की हमेशा संसद द्वारा विभिन्न तंत्रों जैसे सेंसर प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से जांच की जाती है और उनकी सेंसर प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से जांच की जाती है। ये सभी प्रधानमंत्री की कार्यकारी स्थिति को प्रतिबंधित करते हैं और ये सभी कार्यकारी स्थिति को प्रतिबंधित करते हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति विधायी शाखा से स्वतंत्र है और अपने निर्णय पर कार्य कर सकते हैं। प्रशासन के सभी मामले विधायी स्तर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सरकार के प्रमुख होने के नाते उनके पास संसद की कार्यवाही निर्धारित करने का विवेक है। किसी भी बिल को संसद में बहुमत से पारित होने के कारण उसे या उसकी पार्टी द्वारा आनंद लिया जा सकता है। इन कारणों से इसे कभी कभी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सरकार कहा जा सकता है और कभी कभी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सरकार कहा जा सकता है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं, क्योंकि वीटो की उनकी शक्ति कांग्रेस द्वारा दूसरी बार विधेयक पारित करके निरस्त की जा सकती है। अधिकारियों की नियुक्ति या एक विदेशी संधि पर हस्ताक्षर सीनेट के समर्थन के अधीन है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत संसद में बजट पारित करने वाले में भी उतने ही शक्तिशाली हैं जिनके बजट में कांग्रेस द्वारा बहुत सारे बदलाव और संशोधन किए जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को माफी देने में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है। वह अंततः राज्य और सरकार के प्रमुख हैं, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री केवल सरकार के प्रमुख हैं। जबकि ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री केवल सरकार के प्रमुख हैं। द्विसदनीय विधानमंडल। ब्रिटेन की तरह यूएसए में एक द्विसदनीय विधायिका है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट साथ में उन्हें कांग्रेस नाम से जाना जाता है। विभिन्न लोकतांत्रिक प्रणाली के अन्य ऊपरी सदनों के विपरीत सीनेट को दुनिया में शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है। प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य से कम एक सदस्य होने की शर्त साथ जनसंख्या के आधार पर निर्वाच्य 435 सदस्य होते हैं। सीनेट की संरचना सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व के संघीय सिद्धांत को दर्शाती है। प्रत्येक राज्य में 2 सीटें हैं, कुल मिलाकर 100 सीटें। निचले सदन के सदस्य 2 साल की अवधि के लिए काम करते हैं और निचले सदन के जो सदस्य हैं वो 2 साल की अवधि के लिए काम करते हैं और सीनेट के सदस्यों को 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है और जो सीनेट के सदस्य उनको 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, वहीं सीनेटर और प्रतिनिधि स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर वोट मांगकर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस को राजस्व प्राप्त करने, युद्ध की घोषणा करने, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोगों की प्रक्रिया शुरू करने, विधेयक को पेश करने और पारित करने की शक्ति मिली है। इलेक्टोरल कॉलेज के मामले में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति में बजट दस्तावेज नियंत्रित करना देश का वित्तीय कांग्रेस के 2 सदनों के बीच सीनेट को कई कारणों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के हाथों में सभी कार्यकारी शक्ति निहित है और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के हाथों में सभी कार्यकारी शक्ति निहित है, लेकिन सीनेट ऊपरी सदन को कुछ असाधारण शक्तियां भी प्रदान की जाती कि जो राष्ट्रपति के अधिकार पर जांच करने के लिए हैं और उसको कुछ असाधारण शक्तियां भी प्रदान की जो कि राष्ट्रपति के अधिकार पर जांच करने के लिए हैं। सभी विदेशी संधियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राजदूतों की सीनेट द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। विधायिका द्वारा बिल पास करने के मामले में ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विपरीत सीनेट की शक्ति महत्वपूर्ण बनी हुई है। प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अधिनियम बनाने से पहले सीनेट द्वारा पारित किया जाना चाहिए और प्रतिनिधित्व सभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अधिनियम बनाने से पहले सीनेट द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए विधेयक में देरी कर सकता है और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए विधेयक में देरी कर सकता है। यूएसए के मामले में सीनेट बिल में देरी कर सकता है और यूएसए के मामले में सीनेट बिल में देरी कर सकता है या बिल को मार सकता है, या तो बिल में देरी कर सकता है या फिर बिल को मार सकता है। यूएसए के मामले में सीनेट बिल में देरी कर सकता है या फिर बिल को मार सकता है। मनी बिल के मामले में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल 1 महीने के लिए इसमें देरी कर सकता है, लेकिन कांग्रेस के उच्च सदन के रूप में सीनेट अनिश्चित काल के लिए इसमें देरी कर सकता है, लेकिन कांग्रेस के उच्च सदन के रूप में सीनेट अनिश्चित काल के लिए इसमें देरी कर सकता है। सीनेट के पास धन विधायक में परिवर्तन करने की शक्ति भी है और सीनेट के पास धन विधायक में परिवर्तन करने की शक्ति भी है। सभी मामलों में सीनेट की सहमति आवश्यक है। सीनेट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार प्रतिनिधि सभा द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद यह सीनेट है
जो परीक्षण आयोजित करती है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यह सीनेट में 2/3 बहुमत से आरोपों को मंजूरी दी जाती है जो यह सजा दे सकता है। ये सभी तथ्य शक्तिशाली स्थिति को दर्शाता है जो सीनेट को दुनिया के अन्य ऊपरी सदनों के विपरीत के रूप में प्राप्त है। दो लोकतांत्रिक प्रणाली की समीक्षा करने के बाद यह पूछना उचित है कि कौन सा शासन तंत्र सबसे अच्छा है, और दो लोकतांत्रिक प्रणाली की समीक्षा करने के बाद यह पूछना उचित है कि कौन सा शासन तंत्र सबसे अच्छा है। संसदीय प्रणालियों के वकील विधायिका के संलयन जैसे कारकों को इंगित कर सकते हैं और कार्यपालिका किसी भी बिल को पास करने में काफी मददगार बन जाती है, जिससे दोनों के बीच किसी भी गतिरोध की स्थिति को रोका जा सकता है। विधायिका के लिए कार्यपालिका की जवाबदेही राष्ट्रपति प्रणाली के मामले में इसके पास एक सबसे बड़ा लाभ सरकार की स्थिरता है, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही अलग अलग हैं। राष्ट्रपति को सरकार के पतन का कोई भय नहीं है और पार्टी को राजनीति से दूर रहने के साथ कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है विदेशी नीति के मामलों में प्रधानमंत्रियों पर राष्ट्रपति प्रणाली का स्पष्ट लाभ है। संकट के समय राष्ट्रपति एक तरफा कार्रवाई कर सकता है। वे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के विपरीत निर्णायक तरीके से अपनी इच्छा से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से परामर्श कर सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री को संकट के समय में कैबिनेट मंत्रियों और विदेशी सचिवों से परामर्श करना होता है। ये दोनों प्रणालियां अलग अलग राज्यों में सफलतापूर्वक चल रही हैं और लोकतंत्र के एक सर्वोच्चतम प्रणाली को बढ़ावा नहीं दे सकती। किसी भी देश के लिए सरकार की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का चयन करना उसकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है, और किसी भी देश के लिए सरकार की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का चयन करना उसकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम यूनिट 4। अगर आपको इस रिलेटेड और कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको किसी और चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय